नमस्कार दोस्तों उस दिन जब मैं और मेरी छोटी बहन रूपाली हम दोनों राधेश्याम अंकल के घर से शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। उस समय मेरी उम्र यही कोई 13 से 14 साल की थी और काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान भी नहीं था। ऐसे में कुछ चीज़ ऐसी भी थी जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। ऐसा कुछ मेरे साथ भी था। इतनी घनी रात होने के बावजूद भी मैं अपनी बहन रूपाली को लेकर उस रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। हमारे घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन पापा ने कहा था कि रोशनी होते होते ही घर वापस लौट जाना। घर की दूरी 1.5 किलोमीटर की आसपास की थी और देखते ही देखते अंधेरा पूरी छाँव के साथ छा गया। इस समय मैं सड़क पर था और इसी डर के चलते रूपाली के अंदर भी अब कभी छूटने लगी थी। तभी रूपाली ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तभी उस रास्ते में मौजूद झाड़ियों के ऊपर किसी चीज़ की इधर उधर हिलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज़ मक्खियों की चपेट में है और वो अपने हाथ और पैरों को छटपटा जा रहा था। और अभी ये सब हद से ज़्यादा कुछ होने लगा था। तभी मैंने देखा कि उस वजद वीरान पड़ी सड़क के ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट नजर आने लगी और उस हेडलाइट को देखते ही मैंने पाया कि वो गाड़ी बहुत धीमे स्पीड के साथ हमारे पास आ रही थी। मौका पाते ही मैंने भी उस गाड़ी के सामने हाथ दिखा दिया ताकि वो हमें हमारे घर तक उतर सके। मेरी ये तमन्ना पूरी हुई और वो गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। उस गाड़ी के अंदर मुझे सिर्फ एक आदमी बैठा दिख रहा था। मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, अरे अंकल जी, जरा हमें आगे तक छोड़ देंगे? तो उस आदमी ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ हिलाया और शायद वो हमें आगे छोड़ने के बारे में बोल रहा था। फिर मैं और मेरी छोटी बहन रूपाली हम दोनों उस गाड़ी के अंदर बैठ गए और फिर वो गाड़ी वहाँ से आगे निकलने लगी। तेज हवा के चलते उसी गाड़ी में नींद आने लगी। उसके बाद उस गाड़ी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ मेरी आंखों में नींद की झपकी दिखने लगी और धीरे धीरे नींद ने पूरे बदन के ऊपर नींद ने मेरे पूरे बदन के ऊपर अपना रोब जमा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कुछ तो अजीब था जिसके चलते मेरी आंख बंद हो गई। करीब आधे घंटे के बाद जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी किसी जगह पर खड़ी हुई थी जिसके आजू बाजू में लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे और साथ ही कुछ अजीब चीज़ों का भी एहसास होने लगा। और इतने में एक पेड़ का पत्ता उस गाड़ी के कांच पर घूमने लगी। तभी मैंने सोचा कि शायद ऐसा हवा का वेग हो रहा हो, लेकिन फिर मेरी नज़र उस कच्ची पड़ी रोड के किनारे पर लगे पर्पल कलर की बोर्ड पर पड़ी तो मैंने देखते ही दंग रह गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि सामने जो हमारी गाड़ी थी उस गाड़ी का अगला कांच लगभग टूटा हुआ था और उसके कुछ हिस्से ड्राइवर के कुछ बदन में फंस चुके थे। उस आदमी का पूरा बदन जख्मी हो चुका था। खून से सना हुआ उसका बदन देखकर मेरे तो होश उड़ने लगे। मैंने जल्दी से रूपाली को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में थी और मैं जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पा रही थी। तभी गुस्से में आकर मैंने रूपाली के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया तो वो रोने लगी। लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ लगाते हुए बोला, तुम्हें अपनी जान प्यारी है जो बेवजह बच्ची को मारे जा रहे हो? और उस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि गाड़ी का ड्राइवर जिसके बदन में कांच के टुकड़े फंसे हुए थे वो अपनी जीभ बाहर निकलते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी जुबान से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद मेरी नज़र बाहर पड़े एक गैस सिलेंडर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो सिलेंडर फटने वाला था। उसके बगल में आग लग रही थी और उसकी पाइप उसके पास पड़ी थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि बीच रास्ते में इतनी आग जला देना और सिलेंडर का वह आ जाना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था, लेकिन ज़रूर इसके पीछे कुछ और चीज़ों का संकेत था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की,
लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह से अब जम हो चुकी थी। लॉक खोलने के बाद भी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला। शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और धीरे धीरे सिलेंडर की तरफ आग लगातार बढ़ती जा रही थी। और जब मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के साथ साथ ये सारी जगह कुछ पल के लिए तबाह हो जाएगी, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। लेकिन तभी इन मौके पर गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। यानी वो सिलेंडर गाड़ी के अंदर भी आ सकता था। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने रूपाली को अपने साथ ले लिया था ताकि उसे कोई परेशानी ना सता सके। और उसके बाद काफ़ी देर तक हम उसी जगह पर भटकते रहे, लेकिन हमें मेरे गांव जाने का रास्ता ही नहीं मिला। पता नहीं इस आधे घंटे में हम कितनी दूर आ गए थे। आगे जाकर मुझे याद आई, कुछ देर पहले मैंने एक बोर्ड दिखा था। उसके ऊपर जाजोत नाम लिखा हुआ था। यानी यह जाजोत गांव था। और इस गांव के अंदर मेरे चाचा का ससुराल भी था। लेकिन समस्या ये थी कि मैं उस घर को नहीं जानता था जहां चाचा का ससुराल यानी कि चाची का मायके था। फिर हम उस रास्ते को हल्के में ना लेकर सरपट भागने लगे। हमें सामने की तरफ हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। शायद वहाँ कोई झोपड़ी बनी हुई थी जिसके अंदर आग जल रही थी। किसी तरह हाँफते हुए जब मैं उस झोपड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर किसी डॉक्टर की तरह कपड़े पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ था। और उसके हाथ में सामान से भरा हुआ एक बैग भी था। पहले तो मैंने उस आदमी से वार्तालाप करना सही नहीं समझा, क्या पता क्या निकल जाए वो। इसी बीच मैं उस आदमी को उस झोपड़ी के दरवाजे के अंदर से ही देखता रहा। फिर जाकर मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने बैग के अंदर से कुछ सामान निकाला और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के हाथ में किसी का कटा हुआ हाथ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसका हाथ काट कर यहाँ पर लेकर आया है। और मैं उस आदमी को देखना तो नहीं चाहता था, ना चाहने के बावजूद भी अपने आप ही उस आदमी का नज़र मेरे ऊपर आने लगी। फिर उस आदमी ने बहुत ही मीठी आवाज़ में कहा, अरे बेटा अंदर आ जाओ, चिंता मत करो, मैं तो डॉक्टर, कहते हैं ज़रा शांति होती है। उससे कहीं ज़्यादा डर भी था। ना चाहते हुए भी मैं एक बार फिर उस झोपड़ी के अंदर तक पहुंच गया। फिर मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर इंसान की हड्डियां फैली हुई थी। चारों तरफ बस कंकाल ही कंकाल नजर आ रहे थे। और इतने में ही कोई चीज़ मेरे पैर में चुभने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तीखी चीज़ मेरे पैर के नीचे दब गई। मैंने जैसे ही अपना पैर हटाया तो मैंने देखा कि वो किसी का नाखून था जो बहुत ही तीखा था। फिर उस डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम दोनों को नींद आ रही है। बाहर से जो झोपड़ी मात्र जो झोपड़ी की तरह लग रही थी, वास्तव में वो उससे कहीं ज़्यादा अलग थी। दरअसल उस झोपड़ी के अंदर नीचे की तरफ एक छोटी सी सुरंग बनी हुई थी। और उस सुरंग में एक बहुत ही अच्छा और शानदार बेड सजाया गया था। लेकिन जब मैंने उस बेड की चादर की तरफ बहुत ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उसके ऊपर खून लगा हुआ था। और अब तक मुझे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि इस झोपड़ी के अंदर लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। पहले वो भूतिया ड्राइवर, अब इस झोपड़ी का आतंक। कहीं ना कहीं आज हमारी किस्मत ही खराब थी जो लगातार भूत प्रेत से सामना हो रहा था। मैंने उस डॉक्टर से कहा, मुझे घर जाना है, हम दोनों को आप हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। लेकिन मेरे इतना कहते ही उस डॉक्टर का स्वभाव बदल गया। उसने बड़ी डरावनी आवाज़ में कहा, लगता है तुम दोनों को मरने की जल्दी है। और फिर इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ से छुरा निकाला। लेकिन मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और एक बार फिर सरफट भागने लगा। डॉक्टर को धक्का दिया लेकिन उसके ऊपर धक्का का कोई असर ही नहीं था। वो डॉक्टर जोका तो वहीं पर खड़ा रहा, जो सच में हैरानी वाली बात थी। मेरे इतने ताकतवर वाक्य के बाद भी उसे टच से मस नहीं कर सका। इससे पहले मैं उस झोपड़ी से निकलता कि तभी मेरे सामने काली काली परछाई मंडराने लगी। और इनको देखते ही ऐसा लग रहा था मानो मैंने अपने काल को देख लिया।
देखने में वो बड़े ही डरावनी थी और उन परछाई के बगल में मुझे किसी की लंबे लंबे दांत दिख रही थी। और इसी बीच इस झोपड़ी के अंदर किसी चीज की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जल रहा हो। और इस भयंकर ध्वनि के बाद रूपाली बहुत ही बुरी तरीके से डर गई। उसका हाल डर के मारे अब बेहाल होने लगी। मेरी भी हालत पतली हो गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे डरावने मंजर में हमें क्या करना चाहिए। और इसी बीच मुझे अपने सामने की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखा। उस आदमी को तेज गति से भागता देख मैं और रूपाली उन परछाइयों के अंदर से सरपट भागने लगे। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मगर उस आदमी का पीछा करते हुए हम दोनों उसके पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन फिर जो हुआ उसका कभी हमें अंदाजा तक नहीं था। दरअसल भागते हुए हमारे पैरों ने कुछ ऐसा देखा जो बड़े बड़े लोगों को हिलाकर रख देगा। कहते हैं जब भूत प्रेत की भागने के बाद आती है तो उसमें अग्नि का अहम योगदान होता है। लेकिन आज जो नज़ारा मैं देख रहा था उसके बाद अग्नि से भी विश्वास उठने लगा। मैंने देखा कि कुछ आदमी लोग हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और उनके सर में आग लगी हुई थी। उनके हाथ पैर भी आग से जल रहे थे और उनका पूरा का पूरा बदन अब धीरे धीरे उस अग्नि के ताप में आने लगा। फिर मेरी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जो कुछ देर पहले ही हमें यहाँ लेकर आया था। जिंदगी और मौत के बीच अब बड़ी गाड़ी खड़ी थी। अब मैं भागता हुआ उस गाड़ी के अंदर बैठ गया और उस गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरी नज़र उस ड्राइवर पर पड़ी जिसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी सांसें भी थमी हुई थी। लेकिन फिर अचानक ही वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर दिया। लेकिन मैं रूपाली का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, चाहे गाड़ी के अंदर हमारी मौत भी क्यों ना हो जाए। लेकिन हमने ये प्रण ले लिया कि किसी भी हालत में हम गाड़ी से नहीं नीचे उतरेंगे। और उसके बाद अचानक उस गाड़ी के अंदर बहुत तेज रोशनी चमकने लगी और उस रोशनी के चलते मेरी आंखें भी अब बंद होने लगे। रूपाली डर के मारे अब बेहोश हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा मानो गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे थे। जब मैंने विंडो की तरफ देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी किसी जमीन के अंदर सुरंग में आगे बढ़े जा रही थी। और फिर गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और ब्रेक लगने के कारण मेरा मुंह अगले सीट से टकरा गया। उस भयंकर हादसे के बाद मेरे लगभग 2 दांत टूट गए। मेरे मुंह से खून टपक रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि रूपाली अभी भी सही सलामत थी। उसके बदन पर कोई खरोंच तक नहीं थी, जिसे देखकर मुझे काफ़ी राहत मिली। लगातार 4 से 5 घंटे के बीच ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उस गाड़ी में मेरी आँख लगातार बंद हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे बहुत ही जल्द नींद आने वाली हो। सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास मेरी आंख बंद हो गई और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो हम दोनों बीच रास्ते पर पड़े थे और हमारे घर वाले हमारे आसपास खड़े थे। फिर जाकर उन्होंने बताया कि सुबह जब लोग यहाँ पर चहल पहल हुई तो उन्होंने हमें देख लिया और फिर घर वालों को सूचना किया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी उस गाड़ी का वो सफ़र मेरे मन में खटकता रहता है कि आखिर क्या हुआ था जिस वजह से हम उन भयंकर गाड़ी में फंस गए थे। और वो जाजोद नाम का गांव तो हमारे बिल्कुल बगल में थी। और फिर हम उस गांव से यहाँ कैसे पहुँचे, ये सब बातें आज भी मेरे दिल में किसी राज की तरह दबी हुई है। लेकिन उस रात मैंने एक क़यामत से सामना किया था, एक ऐसी क़यामत जो आज भी मेरे दिल में दहशत के रंग को उमड़ कर रखती है। आज भी मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर कौन था और आखिर उसने झबड़े के अंदर सब कुछ कैसे सेटल कर रखा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि उस गांव में तो दूर दूर तक कोई झोपड़ी तक नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी हमें किसी मायावी दुनिया में लेकर गई हो, जहां भूत प्रेत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। और आज भी वो गाड़ी और वो ड्राइवर
एक राशि है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।